गुड मॉर्निंग बच्चे। हम लोग अब ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में 5 यूनिट का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, जो कि इतना इंपॉर्टेंट होगा। इसका आप लोग अभी बच्चे हैं, नहीं समझ पाएंगे। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको पता चलेगा 5 यूनिट 9th क्लास का और 10th क्लास का भयानक इंपॉर्टेंट बन जाएगा। चाहे आप किसी कंपटीशन का तैयारी करें, रेलवे हो या एसएससी हो, बैंकिंग हो, किसी का तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे ये 5 यूनिट आपको मुंह पर रखना पड़ेगा, मस्तिष्क में रखना पड़ेगा, ताकि ये कहीं भी पूछा जाएगा। और क्वेश्चन बैंक भी आप उल्टा के देखेंगे किसी कंपटीशन एग्जाम का, तो आपको ये बराबर मिलेगा। और आपको उस समय मेरा ये इंपॉर्टेंट समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट था। तो इसको देखना है। और आपको वीडियो देखने के पहले मैं अपना बता दो क्या करना है कि पाउच कर लेना है वीडियो को। पाउच करके जैसे कि ये 3 क्वेश्चन दिख रहा है, तीनों क्वेश्चन को अपने मन से पहले पढ़ करके देख लें। उसके बाद मेरा फिर स्टार्ट करके देखें कि आंसर आपका सही कहां तक हो रहा है। हमेशा ये कम करना है। तो चालू करते हैं। नंबर 1 है सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति का उदाहरण तब क्या है? तो पहले सरल रेखीय गति क्या है? तो वैसी गति जब कोई पिंड किसी सरल रेखा में गति करे तो उसके गति को क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति। तो नंबर 1 है सरल लोलक। सरल लोलक की गति। सरल लोलक की गति कैसे होता है? इस प्रकार का गति होता है ना, घड़ी में लगा हुआ रहता है लोलक, जो दोलन करते रहता है निश्चित बिंदु के बीच। तो इसका सरल रेखीय गति नहीं होगा। सड़क पर कार की गति, सीधी सड़क रहता तब ये उत्तर होता, ऐसे में ये उत्तर गलत है। सीधी सड़क पर कार की गति रहता तब हो जाता ये आंसर, ऐसे में ये गलत है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो ये तो वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा सही उत्तर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहां सड़क पर कार की गति आंसर नहीं होगा। इसको बहुत जगह आंसर लिया जाता है, क्योंकि सड़क तो ऐसे भी होता है ना, होता है सड़क तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसको सरल रेखीय गति हम कैसे कहेंगे? सीधी सड़क यहां रहेगा, विशेषण लगा रहेगा सीधी सड़क, तब ये आंसर होता है। अन्यथा भी उत्तर क्या होगा? 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होगा? तब आप सोचे विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन हो या दूरी हो, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन का या दूरी के, दोनों तो क्या है? निश्चित। देखिए निश्चित दिशा में जो होता है ना विस्थापन, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, उसी को विस्थापन कहते हैं। निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई चाल को वेग कहते हैं। देखिए इसी से निकलता है वेग और इससे निकलता है चाल। निश्चित दिशा शब्द लगा रहेगा तो वो दूरी के लिए है तो विस्थापन है, और चाल के लिए है तो वेग। कब? जब निश्चित दिशा लगा रहे। और निश्चित दिशा नहीं रहेगा तब समझ जाएंगे वो क्या है? दूरी है। चलिए, तो विस्थापन का मात्रक क्या है? विस्थापन का मात्रक मीटर हो जाएगा। दूरी को भी हम लोग नापेंगे मीटर में, और विस्थापन को भी किस में मापेंगे? मीटर में। दूरी का मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक में वही एसआई मात्रक। मूल मात्रक जब भी कहेगा क्या समझ लेना है? तो दूरी का मूल मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी विस्थापन दोनों का मीटर। वेग का मात्रक एसआई मात्रक वेग। तो वेग होता क्या है? तो विस्थापन को समय से भाग देता है, वेग निकलता है ना। तो विस्थापन और नीचे समय, वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मात्रक अभी अभी हम लोग जाने मीटर है, और समय का सेकंड। और चाल क्या होता है? तो चाल बराबर होता है, देखिए ये दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और दूरी का क्या होता है? मीटर। समय का क्या होता है? सेकंड। तो चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड, और वेग का मात्रक भी। और वेग निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, और चाल है किसी भी दिशा में तय की दूरी, इसमें दिशा रहेगा ही नहीं पर डेफिनेशन में, ठीक ना। वेग का मात्रक है, अभी अभी बताया क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा। अब फिर यहां से आपको बना के देखना है, पाउच करके आप बनाएं, उसके बाद फिर मिलान करें 4 क्वेश्चन का। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण है क्या? त्वरण है वेग में परिवर्तन की दर, है ना। प्रारंभ अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग में परिवर्तन, अब समय से भाग देते हैं, दर निकलता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहता है। वेग में वेग घटाएंगे तो वेग ही बचेगा, और वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। और समय का क्या होता है? सेकंड। तो 2 सेकंड बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अर्थात त्वरण का ऐसा मात्रक क्या हुआ? त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी आ रहा है ट्रिक का बारी, ट्रिक आएगा। ट्रिक तो जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं, ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको निकालने का ही है। चलिए, चाल का मात्रक क्या हो गया?
चाल का वही मीटर प्रति सेकंड, वेग का भी मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? अब देखिए दोनों पूछ दिया है के साथ, दोनों का एक ही होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। निम्न में से कौन सदिश राशि, अब यहां से मैं ट्रिक आपको बता दूं, सदिश अदिश पर एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक के बल पर आप सब बना लेंगे। वो और वो, ये दोनों जिस राशि में लगा हुआ रहे, जिस भौतिक राशि में वो और वो लगा रहे, समझ जाना इसको सदिश है। और जिसमें वो और वो दोनों में से कुछ नहीं रहे, समझ जाना उसको अदिश। तो वो लगा रहेगा तो उसको क्या कर देंगे? सदिश। बस ये ट्रिक आपको सब दिन कम देगा। अभी 9वां 10वां तक 11 का भौतिक राशि पढ़िएगा, थोड़ा सा अपवाद, इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, सदिश और अदिश पहचानने का, उसमें सारा रूल है, हर क्लास का सदिश अदिश राशि आप पहचान सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन आता है, वो एक्सेप्शन में बता चुका हूं वीडियो में, आप वीडियो देख सकते हैं, तो आपको सदिश अदिश कभी पहचानने में मिस नहीं होगा। चाहे किसी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, आप सदिश अदिश राशि पहचान लेंगे। निम्न में कौन सदिश राशि है? तो वो जिसमें होगा, है देखिए वो यहां मिल गया, इसमें वो हो गया, इसमें भी वो है ना, नहीं शब्द है, तो इसमें देखिए वो है, तो ये सदिश नहीं है। अब बताइए कैसा लगा? फिर आगे है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि किस कौन नहीं है? फिर देखिए यहां वो लगा हुआ है, यहां भी वो है, उसके बाद अब जरा सा ये ट्रिक, ये अपवाद वाला आ गया, ठीक ना। भार एक्चुअल में बल है, भार क्या है? बल है। अब आपको इसका कंसेप्ट ध्यान रखना है, भार जब आप पढ़े होंगे, भार किसे कहते हैं? तो किसी पिंड को पृथ्वी, किसी पिंड के ऊपर पृथ्वी जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, यह बल के साथ खींचता है, उसी बल को उस पिंड का भार कहते हैं। अर्थात ये बल है। भार है क्या? भार आपको खाली जब समझ जाएंगे तो भार भी बल है, ठीक ना। भार क्या है? बल है। तो बल है तो वो मिल गया ना, तो भार तो इसका सिनोनिम हो गया एक प्रकार से, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सदिश। यहाँ वो है, ये भी सदिश, ये वो है, ये भी सदिश, तो चाल में वो कुछ नहीं है, इसको क्या कह देंगे? सदिश। अब ये पूछ रहा है कौन सदिश राशि नहीं है, तो चाल हो जाएगा उत्तर। कौन अदिश राशि है? अदिश पूछ रहा है, और हम जानते हैं वो वाला सदिश होता है, वो सदिश, वो सदिश, वो सदिश, इसमें देखिए कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। अब आप अपने से बनाए वीडियो, पाउच करके अपने से बनाए। निम्न में कौन सदिश राशि है? तो फिर सदिश, वो सदिश होगा। इस देखिए वो है, वो है, हाँ है, अच्छा इसमें है, नहीं है। अब इसमें क्या, ये अपवाद का है। अपवाद में मैं बताया, वीडियो में मैं बता दिया था कि वो एक दो राशि में है, वो रहते हुए क्या है? वो अदिश है, वो रहते हुए अदिश है, क्योंकि घनत्व है कुछ नहीं, घनत्व द्रव्यमान है, क्या है? द्रव्यमान है, और इसमें पूरा वो कुछ नहीं है। एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व कुछ नहीं, द्रव्यमान है। घनत्व का कंसेप्ट आप समझिए, घनत्व क्या है? द्रव्यमान है, और द्रव्यमान में देखिए वो है नहीं है, पूरा वो मिलना चाहिए, ठीक ना। पूरा वो दोनों में से कुछ मिलना चाहिए। तो घनत्व का कंसेप्ट आपको याद रखना है। घनत्व क्या है? एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो मूल चीज क्या है? घनत्व, मूल में घनत्व ये है, द्रव्यमान बटे आयतन है। देखिए किसी में वो नहीं है, तो घनत्व इसलिए क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा? अदिश। तो सदिश कौन हुआ? समझ में आया? जो आएगा अपवाद वाला मैं व्याख्या यहां कर दूंगा, बस आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और उसका कंसेप्ट अभी तक आप देखे, भार क्या देख लिए? भार क्या है? तो ये बल है, इसीलिए क्या है? सदिश है। फिर आपने घनत्व में वो देखा, घनत्व में वो देखा, लेकिन ये अदिश निकला। क्यों? क्योंकि घनत्व कुछ नहीं, द्रव्यमान बटे आयतन है, और दोनों में से कहीं वो नहीं है। चलिए आगे पढ़िए। वेग, अच्छा ठीक। निम्न में से कौन सदिश राशि? फिर सदिश से पहचानना है। तब देखिए द्रव्यमान क्या भी बताए, इसमें पूरा वो है नहीं है, इसमें वो है तो ये सदिश होगा। इसमें वो है, इसमें वो है। फिर देखिए वेग कैसी राशि है? वो लगा हुआ है, सदिश हो जाएगा। फिर कहता है समवेग कैसी राशि है? वो लगा हुआ है, तो सदिश राशि हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है?
कहता है विस्थापन अगर शून्य है तो तय की गई दूरी क्या है? क्या शून्य है? शून्य नहीं है, ऋणात्मक है। शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। ये क्यों होगा आप समझिए। विस्थापन का डेफिनेशन होता है, विस्थापन का डेफिनेशन होता है किसी पिंड द्वारा प्रारंभिक गतिशील पिंड द्वारा प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक के बीच की न्यूनतम लंबाई को। जैसे कोई पिंड गति कर रहा है, गति करते 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 दौड़ते 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 यहां आ गया या यहां आके रुका, चलिए जैसे यहां आके रुका तो इसका प्रारंभिक बिंदु ये हुआ, अंतिम बिंदु ये हुआ, इसके बीच की न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन। लेकिन प्रारंभिक बिंदु जिधर जिधर से गया है तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो ये आकर के यहां भी तो रुक सकता था, अगर इसी पर रुक जाता तो बोले विस्थापन क्या होता? प्रारंभिक बिंदु यही, अंतिम बिंदु यही, विस्थापन कितना हो जाता? लेकिन तय की गई दूरी क्या होता? दूरी तो बहुत कुछ हो जाता, नाप करके लिखना पड़ता ना। तो तय की गई दूरी शून्य किस स्थिति में होगा? जैसे कि कोई पिंड है, इसमें जो है ना, देखिए यहां क्या है, डबल केस लग रहा है कि विस्थापन शून्य है, तो अगर वो बंद पथ पर चला तो विस्थापन का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन दूरी का मान क्या हो जाएगा? दूरी का कुछ ना कुछ होगा। अब पिंड अगर विराम में है, बैठा हुआ एक ही जगह स्थिर है, तो उस केस में विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा, और दूरी भी क्या हो जाएगा? यानी कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तब उस केस में शून्य होगा। इसलिए शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता, ये निर्भर करेगा। विराम में है तो विस्थापन भी शून्य हो जाएगा और दूरी भी शून्य हो जाएगा। और अगर वो गतिशील है तो विस्थापन बंद पथ होगा तो विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी शून्य नहीं होगा। बात मुझे, इसीलिए 4 नंबर उत्तर इसका लेना है। समझ में आया? थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका ठीक है, घुमाया हुआ थोड़ा है। किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है, विस्थापन शून्य है, उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है? ये केस, डबल केस यहां एराइज हो रहा है कि वस्तु अगर विरामे में है तब तो विस्थापन भी शून्य होगा और दूरी भी शून्य। और वस्तु थोड़ा सा भी गति अगर कर ले, थोड़ा सा भी गति कर ले, और गति करते हुए अगर अपने जगह पर आकर रुक जाए, तो इस केस में विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन दूरी कुछ ना कुछ होगा। इसलिए दूरी के विषय में दोनों केस होगा, वो शून्य हो भी सकता है और शून्य नहीं। और शून्य कब हुआ? जब वस्तु विराम में रहे। लेकिन गतिशील रहेगा तो शून्य कौन? दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? तो वो वाला सब खोजिए। देखिए कार्य मिल गया, सदिश नहीं होगा, चाल मिल गया, सदिश नहीं होगा, वो ये देखिए मिला। अब एक चीज जान लीजिए कि गाड़ी में 2 तरह का मशीन लगा रहता है, ठीक ना? एक रहता है ओडोमीटर, एक रहता है स्पीडोमीटर। अब स्पीड में चाल होता है, आप जानिए रहे, स्पीड में चाल होता है ना, तो स्पीडोमीटर क्या मापता है? चाल। और एक ओडोमीटर होता है, क्या होता है? ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी। ओडोमीटर क्या मापता है? और स्पीडोमीटर क्या मापता है? चाल। थर्मोमीटर क्या मापता है? तापमान। तीनों 3 तरह का मशीन। आप क्वेश्चन किस पर क्या है जरा देख लें। स्वचालित वाहनों में, मतलब अपने से चलता है, इंजन द्वारा जो चलता है, एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। किसको बताता है? दूरी को। तो वो कौन सा मशीन है? ओडोमीटर। और चाल को प्रदर्शित करता है, लिखा रहता है, इसी में खाली चाल लगा रहा था, तब क्या होता है? चलिए फिर ये क्वेश्चन है, ओडोमीटर मापता है, क्या मापता है? दूरी मापता है। फिर देखिए स्पीडोमीटर मापता है, स्पीडोमीटर चाल को मापता है। और चाल के जगह वेग रहता है, वेग भी बता सकते थे, कोई टेंशन नहीं था, ठीक ना? हालांकि दोनों सूक्ष्म अंतर है, लेकिन चाल नहीं रह के खाली वेग रहता, तब क्या लेते हैं? वेग मार देना है उस समय। किसी विशेष दिशा में कण की चाल, अब देखिए दिशा में कण की चाल कर रहा है, लेकिन किस में? दिशा में। किसी विशेष दिशा में कण की चाल, तो हम बोले थे दिशा लगा के चाल पूछे तो उसको वेग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? किसी निश्चित दिशा में कण की चाल क्या कहलाएगा? यानी कि चाल को अगर निश्चित दिशा हो जाए तो चाल क्या बन जाएगा? वेग बन जाएगा। तो वेग ऑप्शन में होगा। समझ में आया? और किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं?
तो किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी अगर पूछे तो ये विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिशा लगा के दूरी पूछे तब क्या कर देंगे? उसी प्रकार दिशा लगा के अगर चाल पूछे तो क्या कर देंगे? वेग। समझ में आया? आगे, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या है? देखिए, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। दूरी विस्थापन एक चीज है, दूरी और विस्थापन एक चीज है, वेग और चाल एक चीज है। निश्चित दिशा में चाल कर देगा तब उसका नाम वेग हो जाता है, निश्चित दिशा में दूरी कर देगा तब विस्थापन, क्योंकि विस्थापन वो वाला सदिश ना होता है और ये दिशा के कारण ही सदिश आता है। इसका बेसिक डेफिनेशन में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वहां देख ले अगर समझ में दिक्कत हो रहा है तो। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? इकाई समय में तय की गई दूरी को, तो दूरी बटे समय, यही इकाई समय में तय की गई दूरी, तो इसको क्या कहते हैं? चाल। और वही कहता है इकाई समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं? तब क्या कहेंगे? वेग। समझ में आया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चाल। अब देखिए, फिर निश्चित दिशा, फिर दिशा लगाया, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? निश्चित दिशा में दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और निश्चित दिशा में तय की गई चाल को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो इसका विस्थापन 3 नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी मिला। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का बेसिक परिभाषा है, इसको एकदम रट लेना है, ठीक ना। वेग में परिवर्तन की दर को, जैसे कि प्रारंभिक वेग अगर u है और अंतिम वेग चलते चलते बढ़ गया और v हो गया, तो t समय में ये बदला, u से v होने में कितना समय लगा? तो वेग में परिवर्तन कितना? v माइनस u। और दर निकालने के लिए क्या करते हैं? समय से भाग देते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी चीज का दर निकालने के समय से भाग। वेग में परिवर्तन, तो कितना परिवर्तन हुआ? v में u को घटा देंगे, इसे न्यूमेरिकल बनने वाला है, जस्ट आगे न्यूमेरिकल बनेगा। तो वेग में परिवर्तन की दर को, और विस्थापन की दर को, दर के लिए क्या करते हैं? समय से भाग देते हैं, यानी कि विस्थापन को समय से भाग दे देंगे, क्या कहलाएगा? ये वेग ना। दूरी को समय से भाग देते हैं तो क्या निकलता है? चाल निकलता है। ये बेसिक सूत्र है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक ना। दूरी को समय से भाग देंगे चाल। और देखिए इसमें कहीं वो नहीं है, तो सब इसमें अदिश होगा। चाल भी अदिश है, दूरी भी अदिश है, समय भी अदिश है। और इसमें देखिए, इसमें वो है, इसमें वो है, वेग में है ना, तो ये भी सदिश है, ये भी सदिश है। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो यह पूछ रहा है विस्थापन की दर कहते हैं समय से भाग देने बाद, तो विस्थापन को समय से भाग दे देंगे क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। मैं बेसिक याद दिला देता हूं आपको, ताकि आगे आने वाला क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, इसलिए बोल देता हूं। फिर आप वीडियो पॉज करके बीच बीच में देखिए, अपना टेस्ट कर लें तो बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक समान गति की अवस्था में त्वरण, एक समान गति है, दो तरह गति होता है, एक समान गति, असमान गति। एक समान गति का होता है अर्थ की चाल हमेशा समान रहे, घटेगा बढ़ेगा नहीं। सरल रेखीय गति में से जितना न्यूमेरिकल और सूत्र निकलेगा सब सरल रेखीय गति लेकर के, ठीक ना। फिजिक्स में आप 9th क्लास और 10th क्लास में जितना गति संबंधित कुछ पढ़ रहे हैं तो सरल रेखीय गति से संबंधित पढ़िएगा, ठीक ना। न्यूमेरिकल की बारी जब आए या सूत्र डिराइव करने की, तो एक समान गति अवस्था में त्वरण क्या होता है? समान गति रहेगा, अर्थात यहां जितना उसका चाल है उतना चाल उसका यहां भी है ना। यहां जो वेग है वही वेग यहां भी है, तो अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो दोनों समान है, घट के कितना हो जाएगा? जीरो के समय भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? तो एक समान गति की अवस्था में त्वरण कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य का कारण समझा ना, क्योंकि वेग घटेगा ही बढ़ेगा नहीं, तो अर्थात परिवर्तन जीरो हो रहा है, तो इसलिए उसका वेग त्वरण क्या हो जाएगा? ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? तो ऋणात्मक त्वरण का दूसरा नाम है मंदन। ऋणात्मक त्वरण का दूसरा नाम क्या है? ये आपको रट्टा मारना है। विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा? कहता है कोई पिंड चल रहा है, चलते चलते विराम हो गया, विराम में गया तो अंतिम वेग क्या लेते हैं हम लोग? अंतिम वेग जब अंतिम वेग रुक गया तो जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा ना। फिर वीडियो पॉज करें आप लोग और फिर देखें, अपना टेस्ट कर लें, उसके बाद फिर मेरा एक्सप्लेन। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा? अब ये फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन हुआ, ठीक ना। ये इसमें वेट है, आपको ध्यान से थोड़ा सा मुस्तैदी के साथ मेरा ग्राफ का वीडियो बना हुआ है, उसको अगर आप देख लें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ऐसे मैं बता दूं फिर से, अचर चाल मींस कांस्टेंट,
कांस्टेंट स्पीड रहे। कैसा रहे? हाँ, कांस्टेंट स्पीड है। से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा? तो जब अचर चाल है, चाल अचर होने का अर्थ क्या हुआ? जैसे कि 10 मीटर प्रति सेकंड अगर वो चल रहा है तो हमेशा 10 मीटर प्रति सेकंड चलेगा, हमेशा। तो मान के चलिए इसका 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद दूरी कितना हो जाएगा? तो 4 गुना समय अर्थात 10 मीटर होगा। 2 सेकंड के बाद कितना होगा? 4 गुना समय यानी 10 गुना 2 20 मीटर हो जाएगा। 3 सेकंड के बाद कितना होगा? 30। जब हम ग्राफ खींचेंगे दूरी समय का, समय और दूरी का ग्राफ खींचेंगे तो 1 सेकंड पर दूरी कितना रहेगा? 10। ये 10 मानते हैं 20 30 40, 10 यहां हो जाएगा बिंदु। फिर 2 सेकंड के बाद उसका कितना हो जाएगा दूरी? 2 सेकंड के बाद 20। 3 सेकंड के बाद कितना होगा? 3 सेकंड के बाद 30। और इसको जब मिलाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा ना? अब यहां दिया है एक अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होगा। तो दूरी और समय, पहले दूरी निकालना पड़ा। दूरी समय का ग्राफ कैसा हुआ? सरल रेखा। कहीं ऑप्शन में होगा, देखिए है ना, दूरी समय ग्राफ कैसा हुआ? सरल रेखा। कारण समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? देखिए, जैसे ये समय है और एक अक्ष पर दूरी है, इसका कोई ग्राफ हम खींच लिए तो ढाल कहते हैं P बटे B को। ऐसे समझ ले, ढाल किसको कहते हैं? P बटे B को। ढाल किसको कहते हैं? यानी कि लंब बटे आधार को क्या कहते हैं? ढाल। तो लंब में कौन सा मान आएगा? लंब में कौन सा मान आएगा? दूरी का, दूरी का। और आधार में कौन सा मान आएगा? समय का। तो दूरी बटे समय को क्या कहते हैं? ढाल किसका क्या होता है? समझ में आया? ढाल होता है लंब बटे आधार। हमेशा किसी भी ग्राफ में ढाल पूछ सकता है। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या होगा? दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या होगा? विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या होगा? तो अभी बताएंगे, मैं समय आएगा, अगर क्वेश्चन क्या होगा तो पता चल जाएगा। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? और ढाल किसको कहते हैं? समझ में आया? लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब कितना है? दूरी। और क्या कहते हैं? आधार क्या है? समय। तो दूरी बटे समय क्या कहते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। समझ में आया? वेग समय ग्राफ का ढाल। देखिए क्वेश्चन फिर पूछ दिया, मस्त। ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछा जाएगा एकदम, ठीक ना? भविष्य में आपको पूरा कम देगा ये सब क्वेश्चन। और ये सब क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज करेगा। वेग समय ग्राफ मतलब एक अक्ष पर वेग ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक अक्ष पर वेग ले लेंगे और दूसरे अक्ष पर समय ले लेंगे। यहां हम वेग ले लेते हैं और एक में समय ले लेते हैं। तो वेग समय ग्राफ मान लेते हैं, इस तरह ग्राफ बना हुआ है। इसको मिलाएंगे त्रिभुज जैसे बनेगा। ढाल किसको कहते हैं? लंब बटे आधार ना। तो इसका मान वेग ही होगा, जो भी होगा वेग ही ना होगा। इसका यहां से तक मान जो भी होगा वेग होगा, वेग होगा। और आधार समय है, तो और वेग को समय से भाग देते हैं, त्वरण निकलता है। अरे यहां से तक प्रारंभिक वेग होगा, यहां से तक अंतिम v माइनस u। एक्चुअल में ओरिजिनल मान होगा v माइनस u, लेकिन वेग में वेग घटाएंगे, अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग घटाएंगे तो वेग है ना बचेगा, इसीलिए हम वेग लिख दिए यहाँ, ठीक ना। तो वेग बटे समय, वेग बटे समय क्या होता है? त्वरण होता है। वेग बटे त्वरण क्या होता है? वेग बटे समय क्या होता है? त्वरण होता है। और ये वेग कौन सा वेग है? ये वेग में परिवर्तन है कि यहां से यहां तक जाने में परिवर्तन कितना हुआ है। समझ में आया? तो वेग बटे समय अगर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो वेग समय ग्राफ का ढाल अगर पूछेगा तो उत्तर क्या हो जाएगा? कहीं ऑप्शन होगा। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या है? त्वरण है। क्या कोई परेशानी हो रहा है? फिर कहता है चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है? तुरंत आप समझ जाएंगे। देखिए ग्राफ को खाली समझिए। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है? तो मान लेते हैं एक पे चाल है, क्या है? चाल, और एक में समय है, और इसका कोई क्षेत्रफल निकालना है, इतना बड़ा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। एक भुजा पर क्या होगा? समय। एक भुजा पर क्या होगा? चाल। एक भुजा पर चाल होगा ना। तो चाल गुना समय क्या होता है? दूरी होता है। इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, एक भुजा चाल एक भुजा समय। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात चाल गुना समय। या त्रिभुज ही ले लेंगे, त्रिभुज लेके बना सकते हैं। तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो वही समय गुना वही चाल, तो हाफ गुना समय गुना चाल। तो जो भी निकलेगा चाल गुना समय दूरी हो जाएगा, अर्थात दूरी का आधा दूरी है ना होगा। बात समझे? तो चाल और समय का ग्राफ अगर है तो उसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? दूरी। क्या निकलेगा? दूरी।
क्या नंबर क्वेश्चन था ये तो? एक वस्तु, हाँ चाल समय ग्राफ, तो क्या होगा? दूरी 1 नंबर हो जाएगा। कारण समझे? ये सब क्वेश्चन बहुत हार्ड बनाया जाता है, लेकिन मेरा तरीका समझ जाएंगे आप, आपको कोई हार्ड नहीं लगेगा, लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है। एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा? अब देखिए वेग उसका समान है, मतलब कांस्टेंट वेग है, नियत वेग है। वेग समान होने का अर्थ क्या हुआ? वेग नियत है, घट बढ़ नहीं रहा है, तब उसका त्वरण क्या होगा? नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि अंतिम वेग उसका जो है अगर 10 मीटर प्रति सेकंड है तो प्रारंभिक वेग भी 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो अब त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को, तो परिवर्तन कितना का हुआ? 0 का। इसमें इसको घटा के देखो 0, और समय जो भी लगे घट भाग क्या 0 हो जाएगा, अर्थात त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य। एक समान वृत्तीय गति में, अब वृत्तीय गति क्या है उसको पहले समझिए आप। एक समान वृत्तीय गति, हाँ क्या नंबर क्वेश्चन था? 35। एक समान वृत्तीय गति में, ये जैसे वृत्त पर कोई गति कर रहा है, समान वृत्तीय गति का अर्थ हुआ इसका जो है चाल जो है कांस्टेंट है, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, हमेशा कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। एक समान वृत्तीय गति में कहता है क्या होता है? चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, लेकिन वेग क्या होगा? वेग भी 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, लेकिन दिशा इसका बदलते चला जाएगा। दिशा क्या होगा? बदलते जाएगा। तो समान वृत्तीय गति अगर हो, एक समान वृत्तीय गति हो, तो वेग में क्या हो जाएगा? वेग का हमेशा दिशा क्या होगा? दिशा बदलेगा, हमेशा दिशा, और वेग का दिशा बदलने से वेग बदल जाता है। वेग तो सदिश राशि है ना, वेग क्या है? लेकिन चाल क्या है? चाल में 10 मीटर प्रति सेकंड अगर हमेशा है, मीटर प्रति सेकंड हमेशा है, तो इसका चाल नियत कहलाएगा। लेकिन वेग में अंकिक मान अगर 10 मीटर प्रति सेकंड हमेशा है, और दिशा कभी पूरब कभी उत्तर कभी दक्षिण हो जाए, कहेंगे वेग बदल रहा है। और अब चूंकि वेग सदिश है, और हम जानते हैं हमेशा दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है ना, हर बिंदु पर दिशा बदल जाएगा ना, बदलेगा, हर बिंदु पर दिशा वेग का बदल जाएगा, तो इसलिए वेग इसका बदलेगा, लेकिन चाल नहीं। एक समान वृत्तीय गति अगर हो तो वेग क्या होगा? बदलेगा, और चाल नहीं बदलेगा। बात बुझे? तो चाल वेग दोनों चर रहते हैं, पहला था चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, नहीं दोनों नहीं, चाल वेग दोनों चर रहते हैं, नहीं, चाल चर यानी चाल बदलेगा, वेग अचर, वेग नहीं बदलेगा, नहीं, चाल अचर, चार नहीं बदलेगा, वेग चर, वेग बदलेगा। ये सही है ना, क्योंकि दिशा बदल जा रहा है। एक समान वृत्तीय गति में क्या बदलेगा? तो दिशा बदलने से कौन राशि बदलता है? और अंक बदलेगा तब चाल बदलेगा, लेकिन वो एक समान का दिया गति। एक समान गति किसको कहते हैं? समान समय में समान दूरी तय करे, तो ऐसे गति को कहते हैं, तो इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, तो चाल कांस्टेंट रह जाएगा, जबकि वेलोसिटी क्या आ जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। वेलोसिटी क्या आ जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों क्या होगा? दोनों समानुपाती होगा, ठीक ना? क्या होगा? दोनों कोई ऑप्शन दिया होगा, वही है समानुपाती को अनुक्रमानुपाती कहते हैं, ठीक ना? कह रहा है क्या कि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा है, जैसे एक राशि का सरल रेखा है, दूसरे का भी कोई भी चीज है, जैसे F समानुपाती A है, ठीक ना? और यह कह रहा है कि बल का जो ग्राफ है, बल का ग्राफ जो है सरल रेखा हुआ है, और त्वरण का ग्राफ भी सरल रेखा हो जाए, तब दोनों क्या होगा? तो ये समानुपाती केस में, मतलब ये अगर जिस दर से ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, ये बताना चाह रहा है। सरल रेखा होने का मतलब क्या है? त्वरण अगर नियत है, बल भी नियत है, तो इन दोनों का रिलेशन आपस में समानुपाती हो गया। ये मतलब ये घटेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, बात बुझे ना? तो सरल रेखा ग्राफ तभी होगा जब दोनों राशि क्या होगा? आपस में अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती। अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती। हाँ, बाकी इसका ग्राफ वाला चैप्टर में व्याख्या क्या हूं, वहां आप देख के समझ सकते हैं। अब आ गया गति का समीकरण। आपको आप पढ़े हैं थ्योरी में कि गति के 3 समीकरण, तीनों समीकरण याद दिला दूं। v बराबर u प्लस, दूसरा है v स्क्वायर बराबर 2as, तीसरा है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, कभी u बराबर पूछ देगा तो v माइनस एटी कर सकता है, वेरी भी कर सकता है, u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस 2s हो जाएगा ना। ये तो कम उल्टाता है, लेकिन ये दोनों उल्टा पुल्टा भी कर सकता है, बात बुझे? तो निम्न में से कौन सही है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s सही है, एकदम सही है।
तो एक तो सही होगा, दूसरा नहीं होगा। v बराबर u माइनस 2as, नहीं ऐसे s रैखिक विलोम तो s है ही नहीं, है द्विघाती विलोम s है। निम्न में से कौन सही है? v बराबर u प्लस at, सही है कि नहीं है? v बराबर u माइनस at, बाकी एक भी सही नहीं है। कौन सही नहीं है? इसका मतलब 3 तो सही होगा, 1 तो सही नहीं होगा। v बराबर u प्लस at सही है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर सही है, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s सही है, तो कौन सही नहीं है? हाँ, b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बराबर 2s, ऐसा नहीं होता है, होता है b स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, और अगर इधर लाना चाहेंगे तो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, और यहाँ प्लस कर दिया, इसलिए ये समझ में आया? अभी गति एक समीकरण पर हो रहा है एक तो। निम्न में से कौन सही है? फिर वही सूत्र पहचानने दिया है, तो कौन सही है? कौन सही है? s बराबर u प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at, ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया, ut स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये हो गया। समझ में आया? 3 नंबर। अब मैं एक ट्रिक फिर आपको बता रहा हूं, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत सरल हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा जरा सा। आपका ये झंझट पूरा मिलेगा न्यूमेरिकल भी बनाने में, ये तो शॉर्ट किया है, अभी हार्ड सब क्वेश्चन आएगा कि मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में, HR मींस आवर, घंटा, km मींस किलोमीटर, ठीक ना? तो मीटर प्रति सेकंड ये तो छोटी राशि है, छोटा है ना, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें? तो छोटका को जब बड़का करना चाहेंगे, छोटा को क्या करना चाहेंगे, तो उसको क्या करना है, 3.6 से गुना कर देना है। क्या करना है? तो अपने आप चल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई दिक्कत? और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में देके कहे छोटका करने, तो उसको भाग देंगे, छोटा अपने हो जाएगा ना। जैसे कुछ दे दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कहेगा इसको मीटर प्रति सेकंड में बदले, मतलब छोटा में ले चले, किसमें? तो छोटा में ले जाने के लिए इसको छोटा करना होगा, छोटा करने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो इसको क्या करना है, 3.6 से भाग देना, अपने ही किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। कैसा लगा? 3.6 से भाग दे देंगे तो वो छोटा हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में चल जाएगा, और 3.6 से गुणा कर देंगे अगर, तो बड़ा हो जाएगा, अर्थात मीटर प्रति सेकंड वाला बदल जाएगा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। कोई दिक्कत? अब आते हैं न्यूमेरिकल पर, देखिएगा क्या मजा लग जाएगा। इतना को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले, अब क्या करना है हमको, 20 को क्या करना है, सीधे बड़का में ले जाना, बड़का में ले जाने के लिए गुना, 3.6 से गुना, 36 दूनी 72, 72 पर 1 0, एक अंक के बाद 10 अर्थात 72 हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? फिर देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा वेग डॉट मीटर प्रति सेकंड होगा। फिर बड़का को क्या करना है, अब बड़ा राशि छोटा कैसे होगा, भाग देने के बाद, तो 18 को क्या करना है, 3.6 से भाग देना, और कुछ नहीं करना है, 10 आया, 18 दूनी 2 5 5 हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या कोई परेशानी? फिर 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग मीटर प्रति सेकंड के तुल्य होता है, कितना मीटर प्रति, बड़ा को क्या करना है, छोटा करने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 36 को भाग देना है किससे, 3.6 से, ये पूरा कट गया, अर्थात 10 हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया? क्या रे बैल सब चुपचाप क्या है, बोलो, तुम लोग भी बोलो, परेशानी है तो रोको। अब इस तरह बताने में क्या परेशानी होगा रे? आगे देखिए क्या है, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। तो त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है, v माइनस u बाई टी। ध्यान दीजिएगा, v भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, v 36 है, प्रारंभिक वेग को u कहते हैं, अंतिम वेग को v कहते हैं, यानी कि 36 में घटा देंगे 18 को, और समय कितना है, अब आपको क्या करना है, इसमें सोचना है, ठीक ना, क्या करना है, सोचना। दिया क्या, इतना मीटर की दूरी, अर्थात s बराबर कितना दे दिया है, 15 मीटर, क्या दिया है, और 18 km प्रति घंटा की चाल से 36 km प्रति घंटा हो जाती है, यानी कि u कितना है, 18 km प्रति घंटा, और v कितना हो गया, 36 km प्रति घंटा, और कह रहा है a बराबर वाट,
ना। तो कार की त्वरण क्या है, ए बराबर 8। तो इन सब के बीच कौन सा गति का समीकरण है, जिससे भौतिक राशि को मिला के भौतिक कोई एक गति का समीकरण बनेगा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s दिख रहा है ना, दिख रहा है। v स्क्वायर बराबर 2s, इसी पर बैठा सरल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा। अब ध्यान रहे ये मीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, जिसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है तो खुद छोटा में ले जाना है। छोटा में ले जाने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। इसको सीधे 3.6 से भाग देते हो, इसको भी 36 को भी 3.6 से भाग देना है, तो कितना हो जाएगा 36 पंचे 180 ना, 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और इसको उड़ा दो, 36 धांग 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इसका मान यह रख देंगे, v स्क्वायर यानी कि 10 पर स्क्वायर बराबर u स्क्वायर यानी कि 5 पर स्क्वायर प्लस 2a s का मान 15 मीटर, यानी कि 15 में 30 हो जाएगा ना, 30 और इधर हो गया 100, 100 में 10 आके घटेगा 25, 75 बच जाएगा। 75 बराबर 30 है, खाली है बराबर कितना 30 से भाग देंगे, 30 और यहाँ 75 ना हो जाएगा, 2.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक, आगे एक कार आधी दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तथा बीच आधी दूरी बचे आधी दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। तो आपको मैं औसत चाल बराबर एक सूत्र बताया था, औसत चाल बराबर 2uv बटे u प्लस v, बताए थे। 2u का मान कितना, प्रारंभ में 30 है, अंत में कितना है 20 है, बटे 30 प्लस 20, ये हो जाएगा कितना 30 20 50, यानी 50 से भाग देना है सीधे, तो 1 0 1 0 खत्म हो गया। 5 6 के 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा। समझ में आया। दो टाइप का चाल, अगर कोई खास दूरी तय करने में अलग अलग टाइप का चाल दिया जाए तो एक को u मान लो, एक को v मान लो, कुछ मान लेंगे, s1 s2 भी मान सकते हैं। तो 2s1 s2 बटे s1 प्लस s2 लगा के निकाल देना है औसत चाल, कोई दिक्कत। तो औसत चाल बराबर 2 गुना पहला चाल गुना दूसरा चाल बटे दोनों चाल का योग। इस सूत्र का यूज करके इसको बना लेना है। आगे बढ़ते हैं। एक कार 2 घंटा में इतना की दूरी तय करती है तो इसकी औसत चाल है, कौन बड़ी बात है। तो क्या करना है, दूरी मालूम है, समय मालूम है, चाल निकालना है। चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 2 घंटा सीधे बाहर दे देंगे, तो 50 होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कार 8 घंटा में इतना की दूरी तय करती है तो इसकी औसत चाल, फिर वही क्वेश्चन, 30 को 8 से भाग दे देना। 8 से क्या करना है, 8 5 40, फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बीच में अपना टेस्ट करने के लिए रोक रोक करके बना के देख सकते हैं, उसके बाद फिर वीडियो पाउच को फिर ऑन करना है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। कितना दूरी, 16 मीटर की दूरी कितना समय में, 4 सेकंड में तय करती है, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। आगे 16 की दूरी 2 सेकंड, S1 इसको कहिए, S2 कहिए, T2 कितना है 2 सेकंड। तो फिर कहता है औसत चाल ज्ञात करें। तो यहां चाल कितना हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 4 चौके 16, 4 मीटर प्रति सेकंड, और यहां चाल कितना हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। अब आप सूत्र पर लगा दीजिए, 2 गुना 4 गुना 8 बटे 4 प्लस 8, 8 4 12 हो गया, यानी कि 12 से भाग देना है। 4 तिया 12, 8 दूनी 16 बटे 3, 16 बटे 3 क्या हुआ, 3 5 15, 10.33, 5.33 कहीं ऑप्शन में होगा। समझ में आया बात कि फर्स्ट स्थिति में चाल निकाल दिए दूरी बटे समय से, तो कितना निकला 16 बटे 4 अर्थात 4 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा स्थिति में भी हम लोग चाल निकाल दिए, कितना किससे भाग दिए, फिर 16 को 2 से 8 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको पहला चाल दूसरा चाल चालू मालूम हो गया और हमको निकालना है औसत चाल। तो मैं अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में ट्रिक आपको बताया कि औसत चाल बराबर 2 गुना पहला चाल गुना दूसरा चाल बटे दोनों चाल का योग, बटे दोनों चाल का योग, ठीक ना। बंद रहो, 2 गुना पहला चाल गुना दूसरा चाल बटे दोनों चाल का योग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक एथलीट आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाता है। आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है और इस पर एथलीट धावक को कहते हैं दौड़ने वाला को, एक चक्कर लगाता है तो t सेकेंड का समय लेता है कहता है, और एक चक्कर लगाने में समय कितना लग गया, t लगा, तो कहता है उसका चाल वेग क्या होगा। हाँ, तो उसका वेग क्या होगा, तो दूरी बटे समय। ऐसे वेग नहीं, ये चाल ही पूछना चाह रहा है। वेग शब्द अगर गौर से देखिएगा तो वेग शब्द यहाँ तब तो जीरो हो जाएगा, ठीक ना। गौर से देखेंगे, अगर वेग अगर लेंगे सदिश के रूप में लेना चाहेंगे तो वेग क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन यहाँ वेग नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ चाल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, चाल, ठीक है। वेग इसलिए जीरो होगा, जहां से चलना चालू क्या वहीं आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया, जीरो। जीरो का समय भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस ख्याल से इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन करने वाला बैल है, इसलिए बैल है क्योंकि क्वेश्चन उस टाइप का क्या ही नहीं जाएगा। वेग अगर पूछेगा जीरो उत्तर होगा, ठीक ना। और इसका उत्तर परीक्षा में जो लिया जाता है 2πr/t लिया जाता है, यानी कुल दूरी कितना परिधि हो जाएगा 2πr। अब 50 नंबर क्वेश्चन, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में इतना से इतना की गति प्राप्त करती है, तो त्वरण क्या है। देखिए इसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया, अंतिम वेग कितना हो गया, समय कितना लगा। और अब प्यारा सा सूत्र आप जान रहे हैं, v-u/t, अर्थात v 10 में 5 घटा दो, 5 हो गया। अब 5 को भाग दे दो 5 से, कितना जाएगा, अरे बॉय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, किसी कार की चाल 10 सेकंड में इतना से इतना हो जाती है, तो उस कार का त्वरण क्या होगा। और त्वरण किसमें ऑप्शन दिया है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात इस सबको किसमें बदलना होगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो अब क्या करना है, टेंशन क्या है, बड़ा को छोटा में ले जाना है। बड़ा को छोटा में ले जाने के लिए क्या करते हैं, तो पहले v-u कर देते हैं। अब बटे टी, v-u का मान 50 में 20 घट गया, कितना बचा 30 km प्रति घंटा में किसमें है, अब बटे समय का मान कितना है 10। अब जानते हैं इसको मीटर, हाँ इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो क्या करते हैं, बड़ा को छोटा में करने के लिए क्या करेंगे, 3.6 से भाग देंगे, और बटे में पहले से कौन है 10, 3 बार में, और 3 से कट गया, 3 1 है 3 दूनी, यानी कि 1/1.2, यानी कि हो जाएगा 0.8 क्या आ रहा है, 8-3 कुछ आ रहा है, यहाँ आया ऑप्शन, समझ में आया, 8-3 हो गया, समझ में आया। क्या किया हम, v-u को घटा दिए, इतना किलोमीटर प्रति घंटा बचा, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, बड़ा को छोटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 3.6 से भाग, टुकड़ा टुकड़ा होकर छोटा हो जाओ, तो 3.6 से भाग दे दिया, और पहले से भाग लगा हुआ किसके साथ है, समय, तो सबको मिला गुना भाग करना, तो दूसरा क्लास का है। आगे बढ़ते हैं, कोई कार समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में इतना से इतना की गति प्राप्त करते त्वरण, फिर वही क्वेश्चन हुआ है, इसको चाहे तो आप लोग को रोक करके बना करके मिलान कर लेना चाहिए कि देखिए सही बन रहा है कि नहीं। तो फिर वही हम करेंगे v-u/t, अर्थात 36 में 18 घटा देंगे, 18/t 5, लेकिन ध्यान रहे ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये सेकंड में। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 3.6 भाग देंगे और पहले भाग में 5 पड़ा हुआ है। आप लोग शोरगुल थोड़ा ज्यादा हो रहा है, उतना भी उस तरह नहीं बोलना चाहिए, हो गया। अब क्या करेंगे, ये कटा देंगे, 36 से कितना बार में कट जाएगा, 36 पंचे पक्के कटेगा ना। अब 5 1 है, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण कितना हो जाएगा, और 2-4 क्वेश्चन होगा, ज्यादा नहीं होगा, 3 क्वेश्चन है, हाँ लास्ट ये क्वेश्चन है, 5 तक 55 तक करेंगे इस चैप्टर का। देखिए, एक ट्रॉली एक अनंत तल पर इतना के त्वरण से नीचे जा रही है, जैसे ऐसे तल है, यहां से ट्रॉली चलना चालू हुआ, चलते 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 2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण इसमें आ गया है। गति प्रारंभ करने के 30 सेकंड बाद यहां से चलना प्रारंभ किया, यहां से गति प्रारंभ किया, मतलब u बराबर 0 हो गया। गति जिस जगह से प्रारंभ किया वहां गति नहीं था, तो u कितना था, 0 था। प्रारंभ करने के बाद 3 सेकंड के पश्चात कहता है t बराबर, अगर 3 सेकंड के बाद पूछे तो यहां आकर के उसका वेग क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, जबकि त्वरण भी मालूम है, त्वरण कितना है
2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या क्या मालूम हो गया? u 0 हो गया, t 3 सेकंड और a मालूम है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो कहता है v बराबर वाट। तो इस सब के बीच कौन सा रिलेशन होता है? अब देखिए a बराबर v माइनस यू बाई टी या v बराबर u प्लस टी, दोनों लग जाएगा ना, दोनों एक ही चीज है। तो a यानी कि 2 बराबर v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, a बराबर ये होता है। a का मन कितना है 2, v का मन कितना है, v निकालना है, u का मन कितना है 0, समय का मन कितना है 3 सेकंड। तो v में 0 घटाएंगे v बचेगा ना, 3 से गुना करने के 6 आ जाएगा, v बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा? यहाँ 3 नंबर में है। आगे कह रहा है कि एक रेसिंग कार, कौन? रेसिंग कार, एक समान त्वरण इतना a बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के बाद, t बराबर 10 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगी? गति प्रारंभ करने के बाद कहता है वो कितनी दूरी तय करेगी। इसके प्रारंभ क्या है? यानी q बराबर 0, तो कहता है s बराबर क्या होगा। फिर समझिएगा क्वेश्चन, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण a इतना है, त्वरण कितना है? फिर कहता है गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद, प्रारंभ किया यानी था नहीं, अर्थात u बराबर 0 था और 10 सेकंड के बाद समय कितना लग गया? 10 सेकंड। तब कहता है वह कितनी दूरी तय करेगी, अर्थात s बराबर वाट होगा। साफ दिख रहा है, सूत्र कौन लगेगा? s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लग जाएगा। u का मान 0 है, नतीजा क्या होगा? ये 0 होकर खत्म हो जाएगा। हाफ a का मान 4 t पर स्क्वायर यानी ददन की 100, कितना हो गया? 200 मीटर। समझ में आया? अब आगे का क्वेश्चन एकमात्र क्वेश्चन है ये, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बल तथा गति के नियम नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, a बराबर कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर कहता है और 4 सेकंड के बाद, यानी टाइम 4 सेकंड के बाद उसका चाल इतना हो जाती है, मतलब 4 सेकंड के बाद ये हो जाती है, इसको अंतिम वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? और यहां देखिए फिर चाल शब्द का प्रयोग क्या है, क्या है ना, जबकि चाल लेकर के कभी भी कोई सूत्र इस्तेमाल, गति का समीकरण जितना भी निकला वो सरल रेखीय की गति के लिए, इसलिए चाल कह दे वेग कह दे कंफ्यूजन नहीं करना, दोनों एक ही चीज होगा। जब सरल रेखीय गति होगा, एक सीधी लाइन में गति होगा, उसमें दूरी विस्थापन में कोई अंतर नहीं, इसलिए चाल और वेग में कोई अंतर नहीं है। तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या थी, अर्थात u बराबर वाट, यानी पूछ रहा है। तब इस चारों के बीच कौन सा रिलेशन होता है? v बराबर u प्लस ए टी, या त्वरण का सूत्र, ये त्वरणे का सूत्र है ना। v का मान कितना है? 30, u का मान कितना है? u तो निकालना ही है, ए टी, a का मान 2 चौके 8, इसको घटा दो, u बराबर कितना हो जाएगा घट के 22 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक कितना होगा? 5 मीटर। तो बच्चों पलक झपकते हम लोग 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, किस चैप्टर का? गति चैप्टर का। कितना क्वेश्चन किए? 55। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बल तथा गति के नियम पर कितना क्वेश्चन करेंगे मैं दिखा दे रहा हूं, आप देखेंगे। इसको एक एक क्वेश्चन का इसी तरह मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। बहुत सारा न्यूमेरिकल भी इसमें आएगा। 34 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं ये 34 क्लास क्वेश्चन करूंगा। फिर आप देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का भी है। इस प्रकार 5 यूनिट हम लोग कर लेंगे बारी बारी से। आप वीडियो से लगे रहेंगे, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी लाभ उठा सके।